हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। लास्ट क्लास जो हमने डिस्कस करी थी ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ की, उसमें हमने मेनली बात करी थी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है, स्कूल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे हम बात कर ही रहे थे, लेकिन उससे पहले चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की कुछ बात करी थी। ठीक है, और एलएलपी की बात करी थी, फर्म की बात करी थी, और उससे पहले जितने भी हुए हैं, खैर, तो हम लोग ने ट्रस्ट वगैरह के बारे में, सोल ट्रेडर के बारे में सब डिस्कशंस किए थे। ठीक है, अब आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा डिस्कशन का, वो रहेगा ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वो हमने स्टार्ट किया ही था। ठीक है, जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि सबसे पहले किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का ऑडिट करते टाइम उसकी ट्रस्ट डीड पढ़ी जाती है, उसके रेगुलेशंस पढ़े जाते हैं, उसके मेमोरेंडम में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेनली क्या क्या चीज़ें नोट करते हैं उसमें। स्कूल मिशन, ठीक है, हर स्कूल का एक मिशन होता है, आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि स्कूल बिल्डिंग पे एनग्रेव्ड होगा, वो दिख जाएगा आपको जब आप ऑडिट करते टाइम जाएंगे ऑडिट करने के लिए। मैं बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ स्कूल का, ठीक है, या फिर आपको अगर स्कूल की बिल्डिंग में नहीं तो स्कूल की जो डायरी होती है ना, जो स्टूडेंट्स को इशू होती है, उसमें भी मिशन दिख जाएगा। मिशन हो गया, विजन हो गया, और इसके साथ गोल्स हो गए। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, भले ही ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव है पढ़ाना, एजुकेशन देना, बच्चों को पढ़ाना, लेकिन किस वे में प्रेजेंट है, क्या क्या लिखा हुआ है, तो वो सब चीजें पढ़ी जाती हैं ट्रस्ट डीड में। प्लस कितने कितने ट्रस्टीज हैं, किन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड है, कौन कौन मैनेजिंग डायरेक्टर्स में आता है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पूरी टीम में कौन कौन है असाइंड, किसे ड्यूटीज असाइंड है, कितने हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, क्या क्या रोल है सबका। फिर स्कूल में जितने मान लीजिए बहुत बड़े वास्ट स्केल पे ही स्कूल का कैंपस है, ठीक है, और बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं उसमें। एक विंग है प्राइमरी स्कूल, एक है विंग है सेकेंडरी स्कूल, एक विंग में लाइब्रेरी है, एक में कैंटीन है, एक में पूरा जिम एरिया बना है और स्विमिंग पूल वाला प्रॉपर एरिया है जहाँ पे बच्चों की एक्टिविटीज होती हैं। फिर बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो इन सब के बारे में भी ट्रस्ट डीड में लिखा रहेगा। या अगर स्कूल्स हॉस्टल फैसिलिटीज भी देते हैं बच्चों को, जो बाहर के बच्चे अगर स्कूल में उसी स्कूल में पढ़ते हैं, दूसरे शहरों से आते हैं, ठीक है, रूरल एरिया से आ रहे हैं एंड दे आर स्टेइंग इन दैट पर्टिकुलर हॉस्टल, तो उसके क्या फी हैं, प्रोसीजर्स हैं, क्या मतलब रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, तो ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड देयर। एंड सिमिलरली इन द केस ऑफ कॉलेज द सेम थिंग अप्लाइज। कॉलेज हो, कॉलेज में भी उनके क्या मिशंस हैं, किस तरह से वो अपना बेसिकली उनके प्रोफेसर्स बेस्ट टू बेस्ट वर्ल्ड क्लास एजुकेशन लर्निंग फैसिलिटेट करवाएंगे। फिर अगर देखिए, जैसे अब आजकल क्या हो गया है कि स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ है तो ऑलरेडी हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, क्लासेस भी ऑनलाइन रन करती है। लेकिन अब जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, स्कूल्स आर रीओपनिंग एंड यूनिवर्सिटीज आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द लेक्चर्स थ्रू देयर क्लासरूम्स ओनली। ठीक है, तो क्लासरूम में भी प्रॉपर किस तरह से पढ़ाया जाता है और उसके फोटोज। अब देखिए, स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज में जब आप ट्रस्ट डीड एक बार पढ़ लोगे ना, तो उसके बाद आपको वहां पे क्या देखना होगा, ब्रोशर्स। जो ब्रोशर एक प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट के पेरेंट को इशू किया जाता है, उसमें वो इतनी सारी पिक्चर्स होती हैं, स्कूल के जितने भी ईयर एंड वाले फंक्शंस होते हैं, एनुअल स्पोर्ट्स डे होते हैं, ठीक है, या स्कूल कोई कंपटीशन कंडक्ट करा रहा है, इंटर स्कूल है, इंटर स्टेट है, प्लस क्लासरूम लेवल किस तरह के क्लासरूम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनेबल्ड स्मार्ट क्लासेस हैं, तो वो सारी डिटेल्स उन ब्रोशर्स में रहेगी। एक तरह से पूरी तारीफों का पुल बांधा होगा स्कूल ने अपने ब्रोशर पे। हमारे बच्चे तो 10th में इतना स्कोर करते हैं, 12th में इतना, तो वो सब भी आप पढ़िए।
तो ये हो गया प्रैक्टिकल बेस्ड। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें सेकंड पॉइंट लिखा है कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स पढ़िए। भाई देखिए ऑडिटर है हम, अब ऑडिटर बहुत ज्यादा फॉर्मल तो होगा नहीं, थोड़ा अगर उसको अच्छे लेवल का इंटरेक्शन बनाना है स्कूल के हेड से, स्कूल के फाउंडर से या स्कूल के प्रिंसिपल से, फिर एचओडी से, तो उनकी लैंग्वेज में थोड़ी बहुत बात करनी पड़ेगी कि अपना ब्रोशर दिखाओ, अच्छा आप पढ़ाते हो, अच्छा कितने टाइम से हो, उनसे इंटरेक्शन करो, फिर कितने साल से आप पढ़ा रहे हो, स्कूल से एसोसिएटेड है, आपको ये स्कूल क्यों पसंद है, फिर सैलरी में कोई मान लीजिए बोनसेस मिलते हैं, हाइक्स होते हैं, कैसे होते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको बात करने में आइडिया लगेगा और ये काम पहले होगा। फाइनेंशियल्स जब तक आप उठाएंगे उससे पहले आप इंटरेक्शन करिए एज एन ऑडिटर, जानिए वहां के लोगों से जो एसोसिएटेड है उस स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, क्यों एसोसिएटेड है, थोड़ा आइडिया लीजिए और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन पे आइए, मिनट्स पढ़िए, मीटिंग्स जो भी होती हैं मैनेजिंग कमिटीज की, गवर्निंग बॉडीज की, क्या क्या रेजोल्यूशंस वो लोग नोट करते हैं। उसके बाद आपको मेनली क्या देखना होगा कि जो भी स्टूडेंट फी का रजिस्टर मेंटेन होता है हर मंथ का या टर्म का, उसमें नेम्स रिकंसाइल कराना रिसीट से, रजिस्टर से, रिसीट से, प्लस इलेक्ट्रॉनिकली अगर कंप्यूटर पे, टैली पे या किसी सॉफ्टवेयर पे स्टोर होता है तो वो कितने कितने बच्चों की फी रिसीव हुई है, कितने कितने बच्चों की फी रिसीव नहीं हुई है, अभी भी आउटस्टैंडिंग है, और किस टर्म की है, किन्हें रिमाइंडर गया, कैसे गया। तो ये सारा जो है ना इंटरनल कंट्रोल कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, ये सब बताता है। क्योंकि मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू स्कूल्स की क्या होती है या यूनिवर्सिटीज की, बच्चों से जो वो फी कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट वही लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया, काउंटर फॉइल से कंपेयर करना, रिसीट से कंपेयर करना, ट्रेस करना कलेक्शन को फी रजिस्टर से, कंफर्म करना कि रेवेन्यू जो सोर्स से है वो ड्यूली अकाउंट फॉर किया गया है, यानी कि रिसीट से जब हम मैच कर लेंगे कैश बुक में और वो पूरी तरह से मैच हो रहा है, यानी कि जितना जितना फी रिसीव हुआ उतना उतना रजिस्टर में चढ़ा, उतना उतना कैश बुक में चढ़ा। क्योंकि गलतियां पता है कहाँ आती हैं, जो कैशियर है या जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, बेसिकली जो फी की रिकॉर्डिंग मैनेज कर रहा है, वो लोग एम्बेजलमेंट कर सकते हैं कैश का। जितनी फी मान लीजिए रिसीव हो रही है, रिसीट काटी नहीं, स्टूडेंट से फी रिसीव हुई, रिसीट काटी नहीं, और पेरेंट्स भी अनअवेयर थे, उनको रिसीट नहीं दी। लेकिन आजकल क्या होता है, बिना रिसीट के कोई काम नहीं होता है। किसी भी आप मान लीजिए इंडस्ट्री में या बिजनेस में या कुछ आप परचेज करने जाते हो स्पेसिफिकली, या रही बात स्कूल में फी डिपॉजिट करने की, तो बिना रिसीट के पेरेंट्स वापस नहीं आते हैं, क्योंकि अब पेरेंट्स भी अवेयर हो गए हैं कि एम्बेजलमेंट या फ्रॉड हो सकते हैं इसमें भी। मान लीजिए हमने फी दी, हमने तो कहा हमने फी तो डिपॉजिट कर दी, बाद में हमें तब भी रिमाइंडर्स आ रहे हैं, पता चला जिसने फी ली थी, जिस कैशियर ने फी ली थी, उसने अपनी जेब में रख ली, ना रिकॉर्डिंग करी ना बुक्स में चढ़ाई। तो ये सब छोटे छोटे स्कैम्स को रोकने के लिए ना रिसीट्स इशू की जाती हैं और रिसीट्स दी जाती हैं प्रॉपर। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि कैशियर क्या करते हैं, जैसे रिसीट्स मान लो दे भी दी, ठीक है, और कहीं ना कहीं से वो लोग स्कैम कर जाते हैं, रजिस्टर में नहीं चढ़ाते हैं या कैश बुक में नहीं चढ़ाते हैं, ठीक है ना। फिर अगर एडवांस में फी आ रही है तो उसे क्या कैरी फॉरवर्ड किया है, और अरियर्स हैं अगर फी के, इररिकवरेबल है, तो क्या उन्हें राइट ऑफ किया है, वो भी किसी अप्रूव्ड अथॉरिटी के सैंक्शन से, ठीक है। फिर एडमिशन फी को एडमिशन स्लिप से चेक करो और उसमें हेड के साइन हो प्रॉपर, वो अमाउंट जो है कैपिटल में क्रेडिट हुआ हो, क्योंकि एडमिशन फी बेसिकली कैपिटल का पार्ट बनेगा। उसके बाद जितनी फी का पेमेंट हो रहा है मंथली बेसिस में, टर्मली बेसिस में, बेसिकली मंथ, क्वार्टरली या हाफ ईयरली बेसिस में, तो वो कैपिटल में नहीं आएगा, वो फिर अदर मेनली आपके पीएनएल में शो हो जाएगा, इनकम साइड। फिर अगर कंसेशंस दिए हैं कोई तरह के, जैसे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स भी देती हैं, तो उनके क्या रूल्स हैं, किस तरह से वो दी जाती है, क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, वो पढ़ो। अगर लेट पेमेंट कर रहा है कोई स्टूडेंट फी का, या एब्सेंस है और फी कलेक्ट नहीं हो पाई है, देर से मिली है, तो उस पर क्या फाइन लिया गया उनसे,
या अगर हॉस्टल के ड्यूज हैं तो उन्हें कैसे कैसे रिकवर किया गया है। और कॉशन मनी होता है। कॉशन मनी बेसिकली क्या होता है ना, जैसे जब आप किसी स्कूल में पढ़ते हो और आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, शुरुआत में ना एक कॉशन मनी डिपॉजिट कराया जाता है जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हो, और उसके बाद जब वो स्कूल छोड़ते हो तो वो कॉशन मनी आपको रिफंड हो जाता है। एक तरह का डिपॉजिट होता है और उसकी भी प्रॉपर अकाउंटिंग देखी जाती है कि किसको किसको रिफंड हुआ, किसको किसको रिफंड नहीं हुआ। अगर रिफंड नहीं हुआ, कस्टमर बेसिकली स्टूडेंट ने वो पैसा नहीं लिया वापस, तो वो क्या स्टूडेंट बाकी स्कूल के वेलफेयर के लिए यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर रेंटल इनकम, स्कूल की प्रॉपर्टी जो है रेंटेड है, सॉरी वो तो एक्सपेंस हो जाएगा ना। रेंटल इनकम में भी कोई प्रॉपर्टी दी है, ठीक है, अपने बाकी एक्टिविटीज के लिए, उससे रेंट मिल रहा है स्कूल को या यूनिवर्सिटी को, ठीक। इन्वेस्टमेंट करा है, अब देखिए इन्वेस्टमेंट अगर स्कूल ने किया है तो ये उनके अदर इनकम में आ जाएगा। अदर इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम, ये सब अदर इनकम का पार्ट बनेगा। कोई ग्रांट मिली है गवर्नमेंट से बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो वो ग्रांट जो है अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली है तो क्या है उसके पूरी रिसीट्स देखना, कहाँ से मिली है, फिर क्या उस पर्पस के लिए वो यूज हुई है कि नहीं हुई है। और अगर कोई खर्चा डिसअलाउ हुआ है तो उसके रीजंस देखो। ये सारी चीजें हेवी अरियर्स हैं फी के केस में, रेंट्स के केस में, तो वो रिपोर्ट करने होंगे, ठीक है। बहुत पुराने सालों की फी रिकवर नहीं हो पाई है, कॉशन मनी है या डिपॉजिट्स जो स्टूडेंट्स देते हैं उन्हें हमेशा लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है, ठीक है। क्यों लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है? क्योंकि कभी भी जब भी स्कूल अगर छोड़ेगा वो स्टूडेंट तो वो पैसा उसे रिफंड किया जाएगा। उसे रेवेन्यू में नहीं दिखाते हैं जब तक वो नॉन रिफंडेबल हो। अगर वो नॉन रिफंडेबल हो गए तो ठीक है, एक बार हो गए तो उनको रेवेन्यू में ट्रांसफर कर दिया जाए, अदर इनकम में दिखा दिया जाए, लेकिन वैसे कॉशन मनी जो है वो रिफंड किया जाता है, ठीक। प्राइजेस के लिए मान लीजिए कोई फंड स्पेसिफाइड है, प्राइज जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज होती है ना स्कूल्स में, जब कोई बच्चों के रिजल्ट आते हैं प्रॉपर फाइनल एग्जाम्स के बाद, जो फर्स्ट 3 बेसिकली टॉपर्स होते हैं उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट, तो ये स्कूल में अलग अलग पॉलिसीज चलती हैं, तो उनके लिए फंड असाइंड है कि नहीं। और अगर कोई इनकम है प्राइजेस के एक्सेस में तो क्या उसे इन्वेस्ट किया है दोबारा से, ये सब चीजें देखना। फिर स्टाफ को प्रोविडेंट फंड का जो मनी है स्टाफ का, वो सही सिक्योरिटीज में लगाया है कि नहीं, क्योंकि प्रोविडेंट फंड भी कटता है स्कूल्स में, ठीक है ना। प्राइवेट का देखिए इतना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में तो कटते हैं, पीएफ भी कटता है, इंश्योरेंस भी कटता है, डोनेशंस अगर मिल रहे हैं। फिर कैपिटल खर्चे हो रहे हैं, कैपिटल खर्चे मींस बिल्डिंग बनवाई, फिर से स्कूल की एक दोबारा से नई बिल्डिंग बनवाई, ठीक, तो वो सारी चीजें हो गई। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हो गए। और अगर कोई एनुअल बजट बनाया गया है तो कोई एक्सेस है अगर ओवर द बजटेड अमाउंट, क्या उसे सैंक्शन किसी बड़ी अथॉरिटी ने किया है, क्योंकि बजट बनता है स्कूल्स में, उसमें वो लोग प्रॉपर अपने देखते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि खर्चे कितने हो सकते हैं, इनकम कितनी हो सकती है अपकमिंग 6 महीने में, 9 मंथ्स में, या पूरे साल के लिए। तो अगर मान लीजिए उसका सरप्लस की जगह एक्सेस खर्चे निकल रहे हैं, माइनस में अगर बजट जा रहा है, डेफिसिट में जा रहा है, तो उसके क्या रीजंस हैं, और अगर है तो क्या मैनेजिंग कमेटी ने उसे अप्रूव या ऑथराइज किया है, ठीक है। सैलरी अगर स्टाफ की इंक्रीज हुई है तो वो किसने सैंक्शन की है, और मिनट्स में क्या वो मेंशन्ड है कि नहीं। फिर अगर मान लीजिए जैसे बाकी इक्विपमेंट्स जो इशू होते हैं, जितने भी लैबोरेटरीज होती हैं, लैब्स होती हैं, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स का लैब, बायो लैब होता है स्कूल्स में, तो उनको इक्विपमेंट्स देना, तो उनका इंस्पेक्शन करो। लाइब्रेरी में बुक्स कितनी कितनी कैसे कैसे रिसीव हो रही हैं, ये नहीं देखना है आपको कौन कौन सी बुक्स आ रही हैं, बहुत ज्यादा उसमें डीप में नहीं जाना है, तो हर तरह की बुक्स मिलेंगी आपको, हर स्टैंडर्ड की, लेकिन कैसे इशू होता है, कैसे रिसीट्स आती हैं उसमें। फिर फर्नीचर है, स्टेशनरी है, बाकी सब चीजों की इन्वेंट्री चेक करो इन्वेंट्री रजिस्टर से, क्योंकि स्कूल में
जितने भी फर्नीचर्स हैं, स्टेशनरीज हैं, ये सब क्या है? स्कूल की स्टॉक है, स्कूल का इन्वेंट्री है। स्कूल का असेट क्या है? स्कूल का असेट है उसके बिल्डिंग्स। ठीक है, बिल्डिंग्स हो गए, स्कूल का पार्क हो गया, स्कूल का बेसिकली ग्राउंड वाली लैंड जो हो गई। ठीक, और इसके अलावा क्लोथिंग क्यों लिखा है? क्लोथिंग क्योंकि देखिए अगर हॉस्टल फैसिलिटी दे रही है तो पूरी क्लोथिंग भी तो देगी ना, बेडिंग वगैरह सब देगा ना, स्कूल ही तो उसे इशू करेगा। फिर अगर इन्वेस्टमेंट्स है तो इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हो रही है, क्या उसमें टीडीएस डिडक्ट हुआ है? या क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि ये इंस्टीट्यूशंस इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होती हैं, है ना। डिपेंड करता है, देखिए ये चीज मैंडेटरी नहीं है, ये चीज कंफर्म नहीं है, डिपेंड करता है। तो अगर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हुई है, उस पे इंटरेस्ट अर्न हुआ है, इंटरेस्ट ऑन एफडीआर, उस पे टीडीएस डिडक्ट है, तो टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो रिफंड जरूर हुआ होगा। ठीक है, और क्या वो रिकवर हुआ? फिर उसके बाद एनुअल अकाउंट्स चेक करो, है ना। और अगर कुछ फंड बनाए गए हैं, जैसे हॉस्टल का फंड बनाया गया है, गेम का फंड बनाया गया है, पुअर बॉयज फंड, जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए, तो वो वेरीफाई करो। तो ये सारी चीजें स्कूल और यूनिवर्सिटी के ऑडिट में आ जाती हैं। इतना अगर आप पढ़ के जाओगे ना, अगर एक यूनिवर्सिटी का स्कूल का ऑडिट करने जा रहे हो आप अपनी आर्टिकलशिप के ड्यूरेशन में, तो इतना आप ये पॉइंट्स पढ़ के जाएं और कीवर्ड्स माइंडसेट में रखें अपने, तो आप वहां का ऑडिट कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आपके साथ अगर सीनियर रहेगा तब तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप ये पॉइंट्स पढ़ के जाओगे तो एटलीस्ट आप वहां ब्लैंक नहीं रहोगे। एज अ फ्रेशर आर्टिकल आप वहां ब्लैंक नहीं रहोगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल। ठीक, अब हॉस्पिटल का ऑडिट करना है, तो हॉस्पिटल के ऑडिट में आप ये देखेंगे, सबसे पहले जब आप उस हॉस्पिटल में एंटर करने जा रहे होंगे तो आपके माइंड में आएगा, अच्छा हॉस्पिटल है, इनके मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकती है? सबसे पहले तो जो पेशेंट से ये फी कलेक्ट करते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं इनके पास, वो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। रही बात इन्वेस्टमेंट्स की, तो देखिए इन्वेस्टमेंट्स आपको हर एक ऑडिट में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट में आप चेक करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स हमेशा अदर इनकम में आएगी, चाहे वो इंटरेस्ट मिल रहा हो एफडीआर से, सिक्योरिटीज किसी भी तरह की हो, तो वो अदर सोर्स ऑफ इनकम में आती है। मेन सोर्स ऑफ इनकम में उस ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो देखी जाएगी। अब हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में पेशेंट्स को का जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है, उनको पूरा बिल इशू हो रहा है, तो बिल की कॉपीज एक पेशेंट को दी जाती है, एक कॉपी जो है वो अपने रिकॉर्ड्स में रहती है, और फिर वो लोग एंट्री भी करते हैं अपने अकाउंट्स में। तो हर एक पीरियड का, जैसे जो भी ऑडिट का पीरियड होगा, इंटरनल ऑडिट है या जो भी है, उसमें सिलेक्टेड पीरियड वाइज आपको बिल्स वेरीफाई करने होंगे पेशेंट्स के रिकॉर्ड से। क्योंकि रही बात हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में पेशेंट के दवाइयों का खर्चा भी है, पेशेंट को जो भी ऑपरेशन का खर्चा हुआ है, मान लीजिए कोई ऑपरेशन हुआ है उसका खर्चा है, तो वो उसके एक्सपेंसेस प्लस दवाइयों के, प्लस जो रूम का रेंट है, कितने दिन पेशेंट एडमिटेड है हॉस्पिटल में, तो वो सारी चीजें मिला के चेक करना होगा। स्टैंडर्ड रेट्स क्या हैं रूम के रेंट के, कितनी बार पेशेंट को ब्रेकफास्ट मिला है हॉस्पिटल की तरफ से, फिर दवाइयाँ क्या हैं, फिर कितना ऑपरेशन का खर्चा है, सब चीज़ें करेक्टली हुई हैं कि नहीं। वो करेक्टली हुई हैं कि नहीं वो आप कैसे पता करोगे? ऐसा तो नहीं ओवर बिलिंग कर दिया है या ओवर चार्ज कर लिया है, कस्टमर को लूट लिया है, तो ये आपको पता चलेगा हॉस्पिटल की डीड से। हॉस्पिटल की डीड सबसे पहले आप मेमोरेंडम और ये सब, क्योंकि ज्यादातर देखिए होता क्या है ना, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो कंपनी के फॉर्म में होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड्स होंगे या लिमिटेड्स होंगे, तो उनके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आप पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आप हॉस्पिटल में फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे, एक बार पूरा राउंड लेंगे, जैसे डॉक्टर्स राउंड लेते हैं ना, वैसे ही एज एन ऑडिटर आप राउंड लेंगे हॉस्पिटल का, इंस्पेक्शन करेंगे। अच्छा इतने वार्ड्स हैं, ये जनरल वार्ड है, अच्छा इतने डॉक्टर्स बैठते हैं,
थोड़ा बहुत समझेंगे, वहाँ के जो बेसिकली हेड होंगे ना उनसे आइडिया लेंगे, जो इंचार्ज होंगे वहाँ के, या जो फ्लोर वाइज इंचार्ज होंगे तो फ्लोर वाइज। फिर कहाँ टेस्टिंग होती है, लैब्स कहाँ पे हैं हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी है अलग से तो अच्छा डिस्पेंसरी कहाँ बनी है क्या, उससे थोड़ा सा पता करेंगे। कितने रूम्स हैं हॉस्पिटल में, ऑपरेशन थिएटर कितने हैं। फिर उसके अलावा वैक्सीनेशन होता है तो अच्छा वैक्सीनेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, तो ये सब आइडिया लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उससे भी पहले जब आप अकाउंट्स का वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले बिल्स चेक करेंगे, फिर कितना कैश कलेक्ट हुआ है, कैश बुक में जो एंटर हुआ है रिसीट से वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और रही बात अब कैश की, तो अब डिविडेंड भी हो सकता है रिसीव हो, क्योंकि हॉस्पिटल की इन्वेस्टमेंट्स हो दूसरे कंपनीज में। और हॉस्पिटल की मान लीजिए कोई अगर बिल्डिंग रेंटेड है तो रेंट के बिल भी वो दे रहे होंगे, रेंट भी पे कर रहे होंगे। उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी उन्होंने दे रखी है अपनी, रेंट कमा रहे हैं, तो वो भी देखा ही जाएगा ना भाई। आप एक्सपेंसेस चेक करेंगे तो साथ साथ इनकम्स भी वाउच करेंगे, इन्वेस्टमेंट इनकम जो हर जगह आपको देखने को मिलती है, रेंटल, ठीक है। फिर डोनेशंस अगर रिसीव हुए, क्योंकि देखिए ये सब ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं कि गवर्नमेंट इन पे थोड़ा सा ना सिंपथी दिखाती है, चाहे वो गवर्नमेंटल स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंटल यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे ना इतनी सिंपथी नहीं दिखाती है, अपने गवर्नमेंट वालों पे या जो ट्रस्ट होते हैं उन पे तो जाहिर सी बात है सिंपथी दिखाएगी, डोनेशन रिसीव होगा, है ना। तो ये हो गए, ये तो 3 पॉइंट्स आपके ये हो गए। 5वां पॉइंट जो है आपका है सब्सक्रिप्शन। जितने सब्सक्रिप्शन है उन्हें ट्रेस करना, जितने कलेक्ट हुए हैं कैश बुक से चेक करना, रिकनसाइल करना, फिर टोटल सब्सक्रिप्शंस। उसके अलावा कोई अगर सैंक्शन हुआ है, खर्चा है बहुत बड़ा, किसने सैंक्शन किया है, मैनेजिंग कमेटी ने करा है कि बिना सैंक्शन के ही वो पास हो गया खर्चा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ग्रांट्स मिली हैं, टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है। अब देखिए होता क्या है ना, हॉस्पिटल सैलरी पे करता है अपने स्टाफ को भी और अपने डॉक्टर्स को, लेकिन डॉक्टर्स को जो सैलरी पे कर रहा है क्या उसका टीडीएस काट रहा है, या प्रोफेशनल फी पे कर रहा है उसका टीडीएस काट रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। बजट्स, तो बजट्स, क्योंकि अब देखिए बजट वैसे भी हॉस्पिटल्स भी अपने मेंटेन करते हैं, वो एक बजट का प्रॉपर ड्राफ्ट क्रिएट करते हैं कि एक्सेस अगर डेफिसिट निकल के आ रहा है तो भाई कैसे उसे कंट्रोल में लाया जाए, इंटरनल कंट्रोल कैसे सही किया जाए, तो ये सारी चीजें। और अगर कोई मान लीजिए उसमें लूप होल्स निकल के आ रहे हैं, डेफिसिट निकल के आ रहा है, माइनस में जा रहा है बजट, तो क्या इसकी रिपोर्टिंग मैनेजिंग कमेटी को की गई है कि नहीं की गई है। फिर हो गया इंटरनल चेक। इंटरनल चेक में हम हॉस्पिटल का स्टॉक चेक करेंगे। स्टॉक में क्या हो जाएगा, मेडिसिन, लिनन, अपैरेटस, क्लोथिंग, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, स्टोर्स हो गए, ये सारी चीजें जो हैं हॉस्पिटल के स्टॉक में गिनी जाती है ना। असेट्स इनको कहा जाएगा, इनको असेट्स कहा जाएगा, लेकिन फिक्स्ड असेट्स नहीं कहा जाएगा, करंट असेट्स कहा जाएगा। करंट असेट्स में भी इन्वेंट्री, फिक्स्ड एसेट्स क्यों नहीं, फिक्स्ड एसेट्स में बेसिकली हॉस्पिटल के फर्नीचर फिक्सचर्स आ जाएंगे, जैसे बेड हो गया, फैन हो गया, एसी हो गया, ठीक है। और जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है दैट इज फिक्स्ड एसेट, है ना। मेडिसिन, लिनन, ये सब चीजें जो हैं इनकी, मेडिसिन बिकती हैं, और स्टोर्स और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये यूज होते हैं इनके डे टू डे उसमें, ठीक है, डे टू डे जो भी ऑपरेशंस कैरी आउट होते हैं। डेप्रीसिएशन, अब ये देखना होगा कि डेप्रीसिएशन प्रॉपर तरीके से चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए अगर कंपनी है ना हॉस्पिटल, तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी चार्ज होगा, और इनकम टैक्स का ऑडिट हो रहा है तो इनकम टैक्स के हिसाब से भी चार्ज होगा, ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या देखना है, इसके बाद देखना है
बॉन्ड्स, शेयर स्क्रिप्ट्स, टाइटल डीड्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज जो हैं उनकी टाइटल डीड्स एक बार वेरीफाई करिए, जो जो हॉस्पिटल की प्रॉपर्टीज हैं। शेयर्स अगर मान लीजिए खरीदे हुए हैं तो शेयर सर्टिफिकेट्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। अब इन्वेंट्रीज को ईयर एंड पे फिजिकली वेरीफाई करो और उनको कंपेयर करो उनके बैलेंसेस से, क्योंकि इन्वेंट्री में ना बहुत डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। फिर प्रॉपर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन एंड सर्टिफिकेट लो, ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। समझ गए आप लोग? प्रॉपर मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, जितने भी एस्पेक्ट्स कवर हुए हैं ना ऑडिट को लेके, उसके रिस्पेक्ट में एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लो, एमआरएल जिसको बोलते हैं, जिसमें मैनेजमेंट जो है असर्ट करता है या सर्टिफाई एक तरह से अपना डिक्लेरेशन देता है कि हमारी तरफ से जो हम ऐसे ऐसे मैनेजमेंट करते हैं, सारा इंटरनल कंट्रोल ऐसे मेंटेन करते हैं, प्लस जो लूप होल्स हैं वो हमने ऐसे ऐसे सुधारे, ऐसे ऐसे रेक्टिफाई करे। तो ये सब चीज़ें मैनेजमेंट देता है अपने एंड से, तो वो ज़रूर एक ऑब्टेन कर लो। कहीं कहीं अगर ऑडिट के टाइम पे कोई ऑब्जर्वेशंस हमने नोट करी और हमने मैनेजमेंट से कहा कि ये चीज़ ऐसे नहीं, आपको ऐसे करनी चाहिए थी, तो मैनेजमेंट ने कहा कि इसके बदले हम आपको एमआरएल दे देंगे, क्योंकि हम इसकी जो प्रैक्टिस है वो कंपनी की ये शुरुआत से चली आ रही है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास एमआरएल रहेगा एज अ प्रूफ। ठीक, उसमें आपको जो है वो आप ऑडिट रिपोर्ट जब आप अपनी दोगे तो उसमें आप मेंशन भी कर दोगे एज स्टेटेड इन एमआरएल, एज द डिक्लेरेशन, एज पर द डिक्लेरेशन गिवन बाय द मैनेजमेंट इन एमआरएल। तो उससे आपके बेसिकली जो ऑडिट है ना उस पे क्वालिटी और ऐड हो जाएगी, और क्वेश्चन आपके ऊपर क्रिएट नहीं होगा, होगा भी तो मैनेजमेंट के ऊपर क्रिएट होगा कि आपने ये प्रैक्टिस क्यों फॉलो की, ऑडिटर ने आपसे कहा भी था, उसके बाद भी आपने चेंज नहीं करी। ठीक है, अगर इंस्पेक्शन होता है तो। अब रही बात क्लब के ऑडिट की, तो अब क्लब में आप आइडिया लगाइए कि क्लब का ऑडिट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो देखिए अगर क्लब का ऑडिट कर रहे हैं तो क्लब में बहुत सारी तरह की एक्टिविटीज कैरी आउट होती हैं। सबसे पहले तो क्लब की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है। अब देखिए क्लब में भी मेमोरेंडम और ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो सबसे पहले आप उन्हें पढ़ेंगे, उन्हें एनालाइज करेंगे एज एन ऑडिटर। और रही बात मेन सोर्स ऑफ इनकम की, तो जो भी फी कलेक्ट होती है मेंबर्स से, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स जब जुड़ते हैं ना क्लब में, मेंबरशिप लेते हैं, बहुत कोई फेमस क्लब है उसके मान लीजिए बहुत सारे मेंबर्स जुड़े हैं, तो उनकी जो फी आती है, एंट्रेंस फी आती है, दैट इज मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो सबसे पहले पर्टिकुलर ईयर में कितने नए मेंबर्स आए जिस ईयर को ऑडिट चल रहा है, और उनका काउंटर फॉइल्स जो इशू हुए, उनके रिसीट्स जो इशू हुए उसे वाउच करना, क्योंकि उसकी एक एक कॉपी क्लब के पास मेंटेन रहती है। ठीक है, और उसे मिनट्स ऑफ द मीटिंग से कंपेयर करना। तो जो भी मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं उन्हें रिसीट से वाउच करना, मेंबर्स के रजिस्टर से भी मैच करना कि हाँ इतने 100 मेंबर्स की एंट्री हुई है, 100 मेंबर्स बेसिकली 100 लोग मेंबर्स बने इस क्लब में इस साल, और उनके रजिस्टर से भी मैचिंग हो गई है। 100 का फिर ये नहीं 98 99 हो रहा हो, 100 to 100 मैचिंग हो। ठीक है, और अगर कोई अरियर्स हैं पिछले साल भी, बेसिकली जो मेंबर्स थे उससे पहले के भी जो बहुत पुराने मेंबर्स जुड़े हैं क्लब से, कोई कोई किसी किसी ने फी अभी तक पिछले साल की भी पे नहीं करी है, तो वो अरियर्स दिखा रहा है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट किया है, एडजस्ट करा है, या फिर अगर कोई एडवांस रिसीव हुआ है तो क्या एडवांस एडजस्ट किया है, तो ये सारी चीजें देखनी होंगी। ठीक है, तो अब देखिए क्लब का ऑडिट है, और हमारा जो बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, अब आपको जितने भी टॉपिक्स मिलेंगे, आप सोच रहे होंगे कि अभी तो ऐसे बहुत सारे हैं, अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था, हॉस्पिटल था, क्लब है, सिनेमा है, तो आप उन चीज़ों को इमेजिन करके सोचिए कि इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, मेन एक्सपेंस क्या होगा, उसके बाद आपको बाकी खर्चे, बाकी इनकम्स का आइडिया लगने लगेगा, बाकी जो ऑडिट में और क्या क्या चेक करना होता है उसका आइडिया लगने लगेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि कॉमन
जो वाउचिंग होती है, कॉमन जो ऑडिट होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो होता है इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट इनकम का। इन्वेस्टमेंट किया है तो डिविडेंड मिला होगा, इंटरेस्ट मिला होगा, वो देखो वाउच करो, टीडीएस कटा होगा वो देखो वाउच करो, ठीक है। शेयर्स, अगर शेयर बेसिकली कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो शेयर सर्टिफिकेट मिला होगा, शेयर स्क्रिप्ट्स भी होंगी तो वो सब चेक करो, ठीक। अब क्लब का ऑडिट है, सिनेमा का ऑडिट है, ठीक है। ये तो बहुत ही आपको मजेदार लगेंगे, थोड़े से एक्साइटिंग लगेंगे पढ़ने में। फिर आ जाएगा लीजिंग कंपनी का ऑडिट, ठीक है। तो देखिए ज्यादा इस चैप्टर में कुछ है नहीं, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा एक बार रीडिंग में ही, कोई रटने वाली चीज नहीं है ये। अब लीज वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो आपका जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें लीजिंग वाला टॉपिक कवर नहीं होगा। सिनेमा का ऑडिट होगा, क्लब का ऑडिट होगा, होटल्स का ऑडिट होगा, ठीक है। हम लोग ट्राई करेंगे कि ये 3 फिनिश ऑफ कर दें, और उसके बाद जो है आपका लीजिंग का होगा, एंड आपका ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है फिर अपना कैरी ऑन होता रहेगा, ठीक है। तो खैर आज क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम क्लब ऑडिट देखेंगे, सिनेमा ऑडिट एंड होटल ऑडिट देखेंगे, ये 3 कवर करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।